जी तो बच्चों बात करते हैं आपसे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम क्वेश्चंस की जो कि एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। यानी कि सोप को आप केमिकल नेम क्या देंगे। जैसे कि पहले मैंने वीडियोस में आपको बताया कि जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स को क्या किया जाता है, बेस के साथ अल्कली के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो सोप मिलती है और ग्लिसरॉल मिलती है, ग्लिसरॉल। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को स्पोनिफिकेशन कहते हैं, स्पोनिफिकेशन। यानी कि सोप बनने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। तो आप कह लेंगे जो केमिकल नेम है सोप का वो उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि उसकी क्या कंपोजिशन है। मोस्ट सोप्स आर सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स। ज़्यादातर जो फैटी एसिड्स होते हैं उन्हीं के ये सॉल्ट होते हैं, ठीक है, सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स होते हैं। जैसे सोडियम स्ट्रेट, सोडियम स्टीरेट जो है कॉमन इन सॉलिड सॉप्स में आपको नज़र आता है, सोडियम स्टीरेट। इसके अलावा पोटाशियम ओलिएट जो है वो लिक्विड सोप्स में आपको नज़र आता है। यानी कि सोप तो फिर काफ़ी किस्म के हैं ना, लिक्विड सोप्स भी होते हैं, हैंड वॉश वगैरह, और आपको पता है बर्तन धोने वाले भी लिक्विड सोप्स होते हैं। सो सोप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में भी काफ़ी पढ़ेगा। आप कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेस जीएस एकेडमी यूट्यूब सर्च बार पे लिखें, आपको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं ये समझा दूंगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, तो ये क्या होते हैं, सोडियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं किसके, पोटाशियम के सॉल्ट हो सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एक सोप है, ठीक है, और इसमें अब आपको सोडियम भी नज़र आ रहा है और एक लॉन्ग सी चेन नज़र आ रही है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक चेन। तो दैट इज़ बेसिकली अ फार्मूला ऑफ सोप, ठीक है, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस सोप में आपको एक हाइड्रोफोबिक एंड ग्रुप नज़र आ रहा है या हाइड्रोफिलिक ग्रुप नज़र आ रहा है। तो ये डिटेल की बातें प्यारे बच्चों, तो ये आपके सामने जो है ये क्या है, सोप का फॉर्मूला। एंड यू नो कि सोप हैं दे आर बीइंग यूज्ड फॉर दी ब्यूटीफुलनेस, एंड टॉयलेट सोप्स होते हैं, फिर आपको पता है कि कपड़े धोने वाले सोप्स होते हैं। और ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है प्यारे बच्चों, दैट इज़ बेसिकली द एक्चुअल फार्मूला ऑफ सोप, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द प्रेजेंस of a drop of an acid water is known to ionize as follows। यानी कि in the presence of a drop of an acid, तो water is known to ionize as follows। इस तरह पानी इस तरह ionize हो जाएगा। In your opinion which name will be suitable for water, an acid, a base or both। तो ये एक बड़ा conceptual सा क्वेश्चन उन्होंने आपसे किया है, डेफिनेटली एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ एज एसिड एंड बेस। क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें पानी में आपको H+ में नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, और यहाँ पर पानी में आपको जो है वो OH भी नज़र आ रहा है एंड दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। तो पानी में तो फिर दोनों करेक्टर हुआ ना, एसिड और बेस का करेक्टर दोनों हुआ, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज वाटर हैज़ एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत है टू अ बेस। एंड आपको याद होगा लॉरी ब्रॉन्शर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था कि ये वाटर जो है इट एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ठीक है, एंड ये प्रोटॉन ले भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी के ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं। सो बहरहाल इट कैन डोनेट प्रोटॉन टू अ बेस, किसी बेस को ये प्रोटॉन दे सकता है, मेकिंग इट एज एन एसिड, एंड इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड मेकिंग इट अ बेस। प्रोटॉन ले भी सकता है, उसका हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, मैंने आपको बताया था। सो दिस ड्यूअल नेचर ऑफ वाटर इज डिस्क्राइब्ड बाय द ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेसिस।
सो व्हेन वाटर डोनेट्स अ प्रोटॉन इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड आयन, ये देने के बाद इसके पास ये रह जाएगा। एंड व्हेन इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इट फॉर्म्स अ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोऑक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन बुक में लिखा हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक देखें हाइड्रोजन आ गया इसमें। So water is considered at most amphoteric, यानी ampho mean half, teric mean a character, half character, यानी half character इसका acid का भी है, half character इसका base का भी है। So meaning it can act as a both as an acid and a base depending on the circumstances, और circumstances की बुनियाद पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको एक एसिडिक मीडियम में लेके जाओगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, आप इसको बेसिक मीडियम में लेके जाओगे तो ये प्रोटॉन दे देगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है, ये देने या लेने की सलाहियत ये किस पर डिपेंड करती है? वाटर पर डिपेंड करती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्रॉप एन वाटर इज़ नोन टू एनाइज एज फॉलोज, यानी जब एसिड की मौजूदगी में पानी के अंदर तो ये आयंस हैं, तो एसिड की मौजूदगी में कैसा बिहेवियर शो करेगा? डेफिनेटली एसिड से ये प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। इन योर ओपिनियन विच नेम विल बी सूटेबल फॉर वाटर एंड एसिड और बेस और बोथ? तो पानी को आप एसिड और बेस बोथ कह सकते हैं, सूटेबल नेम इसको एम्फोटेरिक ही देंगे, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर? जो सोडियम कार्बोनेट है वो बेस की तौर पे क्यों रिएक्ट करता है? अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेस की तरह पानी में बिहेव इसलिए करता है क्योंकि ये सोडियम आयंस देता है, इसमें आपको नज़र आ रहा है सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस देगा। इसके अलावा ये कार्बोनेट आयंस देता है, इसमें कार्बोनेट आयंस हैं, कार्बोनेट आयंस जब ये पानी में डिज़ोल्व होता है, व्हेन यू हैव अ बीकर राइट एंड यू जस्ट रियली डिज़ोल्व दिस सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें आपको सोडियम आयंस और कार्बोनेट आयंस अंदर मिक्स होते हुए नज़र आएंगे। So when sodium carbonate is added to water, it dissociates as follows. ऐसे ये dissociate होगा या ionize कह लें, you can also use a word ionize, और इसको dissociate भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता क्या लगता है? Basically you can say the carbonate ions जो हैं can react with water in the process called hydrolysis। अब ये जो कार्बोनेट आयंस हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे, ठीक है, यानी पानी ने कुछ तोड़ फोड़ दिया। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कार्बोनेट आयंस कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस, और फिर क्या हो सकता है कि पानी हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, और ये देखें कार्बोनेट आयन जो है वो इसमें से क्या ले लेगा? हाइड्रोजन आयन को ले लेगा, सही है। तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोक्सी है और ये बाइकार्बोनेट हो जाएगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है? ये हाइड्रोजन उसको पानी से मिला है, ठीक है, और पानी से जब हाइड्रोजन चला गया तो पीछे क्या रह गया? हाइड्रोक्सी रह गया, कि नहीं? सो द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखें, क्योंकि कार्बोनेट ने हाइड्रोजन ले लिया तो पानी में तो एक एसिडिक करेक्टर कम हो गया ना। देखें, अगर हमारे पास पानी है, पानी में H+ ने OH को कैंसिल किया हुआ है, लेकिन अगर आप ये गायब कर दोगे तो पानी में तो H+ ज़्यादा हो जाएगा ना। दैट लिटरली मीन्स कि भाई पानी बेसिक हो गया है, क्योंकि पानी में हाइड्रोक्सी आयन ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे पानी बेसिक है। सो मेकिंग इट मोर बेसिक। This is why sodium carbonate is considered as a basic compound। इसीलिए हम सोडियम कार्बोनेट को कार्बोनेट होने की वजह से, बाइकार्बोनेट बनाने की वजह से एक बेसिक कंपाउंड कहते हैं when dissolved in water। एंड आई होप कि ये कहानी आपको क्लियर होगी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि ये पानी में OH को इंक्रीज़ कर देता है, और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी याद कीजिएगा। तो बच्चों, उसके बाद हमारे पास अब ये चौथा क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, चौथा सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन। इन सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेस और एसिड। अब इसको आप क्या कहोगे? ये बेस है, ये एसिड है? इस क्वेश्चन में हम इसको डिस्कवर करते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इज जनरली कंसिडर्ड अ वीक बेस। इसको हम वीक बेस कह सकते हैं।
When it dissolved in water, it can partially dissociate into sodium ions and bicarbonate ions. ठीक है, ये तो हो गया. अब bicarbonate ions can act as a base by accepting a proton from an acid. अब डेफिनेटली अब बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, एक प्रोटॉन ले लेगा, ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये प्रोटॉन कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, which can lead to formation of carbonic acid. So this ability to accept a proton is what gives sodium bicarbonate its basic properties. However, it can also act as a weak acid when it donates proton, making it amphoteric. अब देखो बाइकार्बोनेट आयन पानी में अगर H प्लस आयंस काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये प्रोटॉन लेगा, और ये जो प्रोटॉन आया ना ये एसिड से है, ये पानी का प्रोटॉन नहीं है, याद रखो. इसलिए ये यू कैन से इट एक्ट एज अ काइंड ऑफ अ बेसिक कंपाउंड. लेकिन अगर लेट्स से इस बाइकार्बोनेट को आपने सिर्फ पानी में डाला, पानी में अब दो किस्म का पानी है ना, मैं आपको समझाता हूँ. अब ये पानी है और ये बीकर है, इसमें पानी है. इस पानी में हमने एसिड डाला हुआ है, ठीक है. अब इसमें अगर मैं बाइकार्बोनेट डालूंगा, सोडियम बाइकार्बोनेट डालूंगा, तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा, ठीक है. लेकिन अगर मैं न्यूट्रल पानी में डालूंगा तो ये क्या कर सकता है, ये अपना H प्लस दे सकता है और एज अ वीक एसिड के तौर पे काम कर सकता है. सो दैट मेक इट एम्फोटेरिक. तो बाइकार्बोनेट इज अ काइंड ऑफ अ कंपाउंड जो H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है. सो दोनों काम हो सकते हैं जनाब. तो इट्स अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस काइंड ऑफ अ कंपाउंड, ये आपने याद रखना, ठीक है. ओके, सो लीस्ट बट नॉट लास्ट. ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड से, ये हमारे पास एक और अब क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां हिस्सा. डिफ्रेंशिएट करना है हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को एक कंसनट्रेटेड एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, देखें ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, यानी कि सारे के सारे आयंस बना लेगा. दिस मीन्स दैट व्हेन a strong acid dissolved in water, all of its molecules break apart into hydrogen ions and the corresponding anions. So let's say that हमारे पास अगर HCl है, ये एक strong acid है, तो ये H प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा. सो ये है हमारे पास एनायन और ये है हाइड्रोजन आयन जो कि केटाइंस भी कहलाए जा सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम इन तीनों एसिड्स को याद रख सकते हैं. और एक मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, इनको आप मिनरल एसिड्स भी कह सकते हैं. यू कैन कॉल देम एज अ मिनरल एसिड्स, क्योंकि ये सॉल्ट से बनाए जाते हैं. तुम लोग ऐसे कैसे सॉल्ट से बना लेते हो, तो ये बातें बात की हैं. बहरहाल इसको एक लफ्ज़ याद रखिएगा, एक टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, मिनरल एसिड्स भी कहते हैं इन तीनों एसिड्स को. उसके बाद कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में पूछा जा रहा है. ये कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है. कंसनट्रेटेड एसिड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ वाटर. यानी कि कंसनट्रेटेड एसिड जो है हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एसिड है जो प्रेजेंट होता है इन अ सॉल्यूशन रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ वाटर. A concentrated acid has a high concentration of an acid molecules. Concentration is typically expressed in the moles per liter. यानी आप कह लो कि अगर हमारे पास लेट्स से दैट ये हमारे पास एक लिक्विड है और ये डॉट्स हैं और ये बड़े बड़े डॉट्स हैं. तो बड़े बड़े डॉट्स अगर ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि पानी के लिहाज से ये बड़े बड़े डॉट्स ज़्यादा हैं. तो दैट इज़ बड़े बड़े डॉट्स इज़ बेसिकली एसिड. दैट इज़ अ कंसनट्रेटेड एसिड. कि अगर आप पानी के मुकाबले में एसिड के पार्टिकल्स को देखें काफ़ी ज़्यादा हों तो आप कंसनट्रेटेड कह सकते हैं उनको. और अगर पानी के मुकाबले में एसिड के पार्टिकल थोड़े कम हों, लेट्स से दैट एक और बीकर है उसमें छोटे छोटे डॉट्स ज़्यादा हैं और बड़े बड़े डॉट्स थोड़े से हैं, 3 हैं, तो आप कह सकते हैं ये डाइल्यूट एसिड है, क्योंकि इसमें पानी के मुकाबले में जो एसिड है वो थोड़ा कम है. पानी के मुकाबले की बात है, कंपैरिजन की बात है. इसको मोल्स पर लीटर में डिस्कवर किया जाता है कि कितने मोल्स 1 लीटर में मौजूद हैं. अगर लेट्स से दैट हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास लेट्स से दैट के 2 मोल सॉल्यूशन है और इस तरह से हमारे पास
बीकर है और उसमें 1 मोल सॉल्यूशन है, तो ये होगा कंसनट्रेटेड और ये होगा डाइल्यूट, क्योंकि जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी वो कंसनट्रेटेड होगा, जिसकी मोलैरिटी कम होगी वो डाइल्यूट होगा. फॉर एग्जांपल, you have a concentrated hydrochloric acid which is a strong acid, but you can also have a dilute version of hydrochloric acid when would be still strong acid but would lower concentration. तो आप ये कह सकते हो कि ये HCl है, बड़ा जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल पानी के हैं, छोटे छोटे पार्टिकल पानी के हैं, बड़ा पार्टिकल HCl है और यहाँ पर HCl, तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड HCl होगा और यहाँ पर एक HCl कंसनट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूट होगा. लेकिन दोनों हालतों में HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक जगह पे उसकी मिकदार ज़्यादा है, एक जगह पे उसकी मिकदार कम है. मिकदार का फ़र्क है, क्वांटिटी का फ़र्क है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें कोई शक नहीं है. ओके, सो ये थे हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड आई होप आप सब समझ गए होंगे. मज़े का था टॉपिक, काफ़ी मुझे मज़े का लगते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मुझे काफ़ी मज़े के लगते हैं बिकॉज दिमाग की सारी तारें हिलती हैं जनाब इनको पढ़ने से. एंड आई होप आपकी भी दिमाग की सारी तारें हिला दी होंगी मैंने. और मज़ीद अगर तारों को हिलाना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा GS अकेडमी के साथ. अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा. नोट्स बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके आपको मिल जाएंगे. और इसके अलावा लेक्चर्स लेने हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप लेक्चर ले सकते हैं. कोई भी कीवर्ड लिखें यूट्यूब सर्च बार पे और स्पेस GS अकेडमी लिखिएगा, आपको मेरे लेक्चर्स भी मिलेंगे. और इसके अलावा आपको मज़ीद अगली मतलब चैप्टर्स की वीडियोस के चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए होते हैं, मैंने लेक्चर्स के भी लिंक्स हैं और एक्सरसाइज के जो प्लेलिस्ट है वो बनाई है उसके भी लिंक्स हैं. उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे बुक के जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं या वट एवर यू वांट टू वर्क ऑन, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस और समथिंग लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं आप वहाँ से उन डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप ले सकते हैं, या सिंपली आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें चैप्टर 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एसिड बेस केमिस्ट्री और आगे GS अकेडमी लिख दें यूट्यूब सर्च बार पे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी. इतना आसान है मुझ तक पहुंचना. इसके अलावा व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई बात आपको अच्छी लगी, कोई अच्छी नहीं लगी, जो भी, और मुझे बताएं इस कोर्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैं आपके लिए और क्या करूं, क्योंकि आपके सजेशंस मायने रखते हैं. और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो फिर मज़ा आएगा, बिकॉज मैं जितनी भी मेहनत कर रहा होता हूँ आपकी शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि वीडियोस को व्यूज़ कितने मिल रहे हैं. और आपको पता है कि व्यूज़ से थोड़े पैसों की हेल्प होती है और फिर इंसान को काम करने का और दिल करता है. और वैसे मेरी कोशिश होती है अभी भी ऐसे जितने पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाने का काफ़ी मज़ा आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ. लेकिन शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप शेयर करेंगे तो ये केयरिंग होगी मेरे लिए. सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा चैनल का भी. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you for watching. GS Academy.